हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये आपके 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का 4th चैप्टर है, लेकिन सीईटी में ये सेकंड चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, बिकॉज पहला और दूसरा चैप्टर सीईटी में नहीं आता है। तो थर्ड चैप्टर यानी कि मोशन इन अ प्लेन, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं 11th स्टैंडर्ड की सीईटी का। वैसे ही जो ये 4th चैप्टर है, अब हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटी मोटी आपको जानकारी दे दूं, वो ये है कि ये जो बैच है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच, ये एमएसटी सीईटी का एक फ्री बैच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके फायदे का बैच है। बिकॉज यूट्यूब पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी लोगों ने पेड बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। पेड बैचेस यूट्यूब पर, फ्री बैचेस फिजिक्स के लिए, सीईटी के लिए कोई भी नहीं दे रहा है। तो हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको इस बैच में मिलेगा, बहुत ही डिटेल्ड चीजें आपको मिलेंगी। तो यहां पर इस बैच में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के, और साथ में पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं हर चैप्टर का। तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली वाला अगर कोई ऐसा बैच ढूंढ रहा है जो कि फ्री हो और वो पढ़ना चाहता है फिजिक्स बहुत अच्छे से, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना चाहता है, तो उसे आप ये बैच जरूर रिकमेंड कीजिए। जितने ज्यादा लोग इस बैच को देखेंगे, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, मैं उतने ज्यादा वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर हो। तो एक सीरीज जो मैं बना रहा हूं वो तो मैं बना ही रहा हूं, सभी के लिए बना रहा हूं, लेकिन इस सीरीज का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बहुत सारे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसमें फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां वो सब चीजों के लिए भी मैं बैचेस लेके आऊंगा। तो आप लोगों से बस सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको पसंद आए सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि जब सामने ऑडियंस ज्यादा होती है तो ऑफकोर्स जो बंदा पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने में मजा आता है और वो और खुल के और दिल भर के, मतलब यानी कि मेहनत कर सकता है पूरा, मतलब बहुत दिल खोल के मेहनत कर सकता है। ठीक है, एनीवे चलिए, तो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं तो यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमारा जो चैनल है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, तो इस चैनल के ऊपर, प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल के ऊपर आपको जाना है एंड प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल के ऊपर आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे आपको जाना है, यहां पे आपको ब्रह्मास्त्र फिजिक्स बैच की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, यहां पर किधर गया भाई, हाँ ये देखो, तो ये हमारा चैनल है प्रोफेसर ऑफ साइंस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रोफेसर भैया। ये आवाज कहां से आ गई भाई? वेरी केयरफुली हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के सारे। फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली। यहाँ पे है प्लेलिस्ट, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो कभी भी किसी भी पढ़ाई वाले चैनल पे जब आप जाओगे तो हमेशा उसकी प्लेलिस्ट चेक करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा खेल होता है। बच्चे क्या करते हैं, होम पे या वीडियोस पे जाते हैं तो उसमें तो सिर्फ ये पता चलता है कि अभी जो नया वीडियो आया वो क्या है। अरे लेकिन इतने सारे वीडियो जो बना के रखे हैं, आपके काम की जो चीजें हैं वो सारी चीजें प्लेलिस्ट में आपको नजर आती हैं। तो प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे हमारा जो ब्रह्मास्त्र सीईटी बैच चल रहा है, ये वाला एमएसटी सीईटी बैच, इसके वीडियोस कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये है आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज का। तो जो बच्चे 12th का एग्जाम अभी देने वाले हैं, मतलब जो 11th के बच्चे भी देख रहे हैं तो 12th में भी जाने वाले हैं, तो 12th में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और ये प्रैक्टिकल्स, पूरे आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स जो आपको कॉलेज में करवाए जाएंगे, वो सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर मैंने डाल के रखे हुए हैं। एक एक तार कैसे जोड़ रहे हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप देख रहे हैं 11th का, तो वो देखने से पहले प्लीज मैं कहूंगा कि आप लोग ये जो वन शॉट बैच है मेरा, वन शॉट 11th फिजिक्स का वन शॉट बैच, इसे जरूर देख लीजिए। इसमें बहुत ही डिटेल में मैंने यानी कि चीजें कवर की है। नाम इसका वन शॉट है, लेकिन हर चीज को मैंने 2 या 3 घंटे में ही बहुत अच्छे खासी डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि आपको पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और साथ में ही इसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स भी डाले हैं। तो लॉज ऑफ मोशन जो हम लोग अभी चैप्टर कर रहे हैं उसके आप लोग न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। ये मेरी गारंटी है, उससे बेहतर जो यहाँ पे दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, उससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा।
जो आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का जो लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स का एक्सप्लेनेशन है, उससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वैसे ही जो बच्चे 11th में हैं और 12th में जा रहे हैं उनके लिए ये वन शॉट वाली जो प्लेलिस्ट है 12th की, ये भी पूरे इसमें 16 चैप्टर्स 12th में जो है वो सब कवर किए गए हैं। इसमें 14 चैप्टर्स जो 11th के वो सारे के सारे कवर किए गए हैं। एंड बाकी तो और प्रैक्टिकल्स ये वो दुनिया भर की चीजें हैं ही। और जो लोग 12th में हैं ऑलरेडी, जो लोग इस साल सीटी दे रहे हैं 2024 में, उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि वो लोग प्लीज ये वन शॉट्स तो एटलीस्ट देख ही लें, है ना। 12th वाले वन शॉट्स देख लें, 11th का भी देखना चाहिए ऑफ कोर्स, बट ठीक है 12th का तो एटलीस्ट देख ही लो पूरा स्टार्ट टू एंड। अरे बिंज वॉच करो यार, जैसे अपन जो वेब सीरीज होती हैं बिंज वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं, तो देखते हैं ना लगातार एक के बाद एक पूरा सीजन खत्म करके ही सांस लेते हैं। तो ये भी आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब बस ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना थी। वैसे हमारी जो एक ऐप है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो उस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कुछ तो फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा और कुछ फ्री मटेरियल नहीं है, कुछ मटेरियल पेड है, वो बैच के अंदर है। तो जैसे ये ब्रह्मास्त्र सीडी का जो बैच है, इसी का थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन वाला जो बैच है, वो बैच सीडी का उस पे है, ब्रह्मास्त्र जो सीटी बैच है ना ऐप के ऊपर, वहां पर है, ठीक है। एक वर्जन यूट्यूब पर है, तो ये भी काफी डिटेल्ड है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कोई भी बैच नहीं खरीद सकते, ठीक है। उनके पास 299 रुपीज भी लेट से नहीं है, 299 रुपीज का बैच है वो, तो मान लो उतने पैसे भी किसी के पास नहीं है, तो वो यूट्यूब से पढ़ के ही बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, इस बैच में काफी कुछ कवर किया जाएगा। देखो मुझे सिर्फ है ना ऑडियंस का इंतजार है, जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी ना उतना ज्यादा देर तक मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊंगा, उतना डिटेल में पढ़ा पाऊंगा ऑफकोर्स। क्योंकि कैसा होता है कि देखो 2-3 घंटे मैंने पढ़ाया, अब मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं चुप बैठ गया, है ना। 2-3 घंटे पढ़ा के भाई चैप्टर खत्म। लेकिन अगर ऑडियंस ज्यादा होगी, ऑडियंस बोलेगी सर और पढ़ाइए और पढ़ाइए और पढ़ाइए, तो ऑटोमेटिकली जोश आता है। अरे यार हर एक के साथ ऐसा होता है, टीचर्स भी है ना एक तरीके के आर्टिस्ट ही होते हैं, तो आर्टिस्ट की कोई प्रशंसा करेगा, बोलेगा सर हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो इंसान को लगता है कि हाँ भाई चलो मेरे पढ़ाने से किसी को फायदा हो रहा है, तो चलो और मेहनत से पढ़ो। बट एनीवे, फिर भी कुछ लोगों को तो एटलीस्ट फायदा हो ही रहा होगा, भले वो कहते नहीं होंगे। तो उन लोगों के लिए मैंने खास करके बैच लॉन्च किया यूट्यूब पर, फ्री बैच। तो सब लोग ध्यान देंगे, लॉज ऑफ मोशन ये वाला हम लोग कर रहे हैं, MHT CET। तो हमारा टारगेट 12वीं वालों का 2024 का है, और जो 11वीं वाले हैं उनका 2025 का टारगेट है। दोनों के लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ वो यही है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को अगर थोड़ा सा सरल भाषा में लिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। अब न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो सभी को मालूम है, F = G m1m2 अपॉन r², है ना। सो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो इसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसका नाम ये है, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो ये है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो ये जो P होता है ना, P, उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि ये कहता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। इसका सिर्फ ये कहना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मान लो दो चीजें हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2, दोनों आपस में टकराते हैं, फिर बाद में वापस से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसकी स्पीड हो गई v1, इसकी स्पीड हो गई v2, टकराने के बाद तो भैया ये जो पहला मोमेंटम है m1 u1, है ना, प्लस m2 u2, ये बराबर होना चाहिए किसके, फाइनल मोमेंटम के, m1 v1 प्लस m2 v2। तो वही लिखा हुआ है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होना चाहिए किसके, किसके बराबर होना चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहाँ पर इलास्टिक वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले दिए हुए हैं, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, किसी भी हालत में रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ये क्या कह रहा है, देखो ये पहला फॉर्मूला क्या बोल रहा है, अरे मतलब सुनो, तुम्हें मान लो क्वेश्चन में दे दिया गया कि भैया ये है 1 किलो का तो मास दे दिया, ये दिया हुआ है 2 किलो का तो मास दे दिया, ये चल रहा था 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड भी दे दी गई है। तो अब अगर ये सारी चीजें दे दी गई हैं तो फाइनल स्पीड v1 और v2 क्या होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है।
तो फाइनल स्पीड ये होगी v1 और ये स्पीड होगी v2। समझ गए? अरे भैया अगर तुम्हें ये पता है कि 1 किलो है, ये 2 किलो है, तुम्हें ये मालूम है कि भैया ये 6 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, अबे तो सारी वैल्यूज तो दे दी गई ना। तो m1 m2 ये सारी वैल्यूज दे दी गई, u1 u2 दे दी गई, v1 निकल जाएगा, वैसे v2 निकल जाएगा। आई होप के सभी के भेजे में ये बातें घुस चुकी हैं। सो इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसको याद रखेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ, देखते हैं मार्क होता है कि नहीं होता है। ओके, हो रहा है मार्क, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, अरे याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। v1 है तो m1 माइनस m2 करो, v2 है, एक सेकंड, इन लोग ने जिस तरीके से लिखा है उससे अच्छे तरीके से रुको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रुको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको और अच्छे तरीके से ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ध्यान से देखिए। सो फाइनल वेलोसिटीज इन एन इलास्टिक कोलिजन, तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या है और v2 की वैल्यू क्या है। तो जो v1 होता है बच्चा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जो v1 होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो v1 है तो u1 आ गया। वैसे यहां पर हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, और यहाँ पे v2 है तो u2 आ जाएगा, समझ रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये। वैसे यहां पर आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1। तो यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यहाँ पे m2 प्लस m1, m2 प्लस m1, यहाँ पे m1 माइनस m2, यहाँ पे m2 माइनस m1, यहाँ पे 2m2, यहाँ पे 2m1, वहाँ पे u2, यहाँ पे u1। अरे तो ठीक है ना, एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। देखो कुछ कुछ चीजें रटी हुई भी होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आप कितना ही डिराइव कर लोगे। अरे भैया इतना टाइम थोड़ी ना कि आप डिराइव करते बैठोगे हर चीज। देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और होना ही चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना आप फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अरे लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रहोगे और कोई भी चीज को रटोगे नहीं, याद नहीं रखोगे, तो एग्जाम में क्या डिराइव करते बैठोगे हर फॉर्मूले को? नहीं कर सकते ना, टाइम नहीं है ना अपने पास। एंट्रेंस एग्जाम का सारा खेल स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली कोशिश ये कीजिए कि आप लोग कुछ फॉर्मूले रट भी लें, है ना, कहीं कहीं पर रटना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आप ये बात मेरी समझ पाए। इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं तो अच्छा दिखेगा। ओके, एनीवे, सो आई होप कि सभी को ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूले जो है ये आपको याद कर लेना है। उसके अलावा और क्या है भाई? उसके अलावा जो है, अच्छा हटता नहीं इससे, चलो कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। उसके अलावा हाँ, ये तो स्पेशल केसेस है, ये आप लोग आराम से देखते रहना है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। इसको याद नहीं भी रखोगे चलेगा। इसमें ये बोला है कि अगर u1 0 हो गया तो क्या होगा, या u2 0 हो गया तो क्या होगा, मतलब लाइक दैट, वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अगले वाले उस पर। यहाँ पे बोला है कि मान लो कि एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। सुनो, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क है, तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन की कहानी ऐसी होती है कि ये बंदा जो स्पीड से आया और ये बंदा जो स्पीड से जा रहा था, टकराने के बाद कुछ ऐसा होगा, टकराने के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों की नजदीक आने की स्पीड जो थी, यानी कि u1 माइनस u2, ये दोनों की नजदीक आने की जो स्पीड थी उतनी ही स्पीड होती है दूर जाने की, इन दोनों के दूर जाने की स्पीड। समझ रहे हो? ये नजदीक आने की स्पीड में u1 माइनस u2 क्यों किया? अबे क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। अरे बाबा तभी तो नजदीक आएगा ना। अबे अगर ये फास्ट भागेगा तो ये तो और दूर हो जाएगा। समझ गए? तो नजदीक आने की स्पीड और दूर जाने की स्पीड, तो दूर जाने की स्पीड में ये ज्यादा होगा ना, तो v2 माइनस v1 की ये दोनों बराबर होता है। तो ये खास बात है इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन की खास बात क्या है कि नजदीक आने की और दूर जाने की स्पीड सेम रहती है, ठीक है। याद रखेंगे, नजदीक आने की स्पीड, दूर जाने की स्पीड सेम रहती है। सो ये चीज को मैं थोड़ा लिख भी देता हूं यहाँ पे।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नजदीक आने की स्पीड इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की स्पीड। ठीक है, तो अप्रोच की स्पीड और दूर जाने की स्पीड बराबर रहती है। ये खास बात है इलास्टिक कोलिजन में। तो इलास्टिक कोलिजन की और बातें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मान लो, ये तीनों के तीनों फॉलो होते हैं, ये तीनों ही फॉलो होते हैं, ये तीनों फॉलो होते हैं। लेकिन अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि ऐसा कोलिजन जो इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि नजदीक आने की और दूर जाने की स्पीड अगर सेम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो सुनो, पहले मैं लिख देता हूं अच्छे से कि u1 माइनस u2 इज नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1, बल्कि ऐसा देखा गया कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम ई कहते हैं। सो ये तो नहीं हुआ फॉलो, बट ये होगा। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि नजदीक आने की स्पीड दूर जाने की स्पीड सेम नहीं होती है, लेकिन इन दोनों का रेशियो फिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है? प्यारा नाम है इसका बहुत, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, रेजिलियंस भी बोलते हैं, कंपेंसेशन भी बोल सकते हैं, रेजिलियंस। ठीक है, या कंपेंसेशन भी बोल सकते हैं, बट एनीवे इतने सारे नाम याद रख के कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या कहानी है? इसमें देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 100% फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी 100% फॉलो होगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब काइनेटिक एनर्जी की खाली बात करें कि कंजर्व हो रही है कि नहीं, तो वो नहीं होती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करके मैं उसको लिख दे रहा हूं ताकि आसानी से याद रहे, ये फॉलो नहीं होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। अब कैसे सेम होगी? काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करती है, और जब शुरुआत की स्पीड, आने की स्पीड और जाने की स्पीड ही सेम नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से सेम रहेगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अरे तो भैया v तो बदल ही जा रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग? सो कहने का मतलब ये है कि नजदीक आने की स्पीड और दूर जाने की स्पीड अगर सेम हो तो वह है इलास्टिक कोलिजन, और नजदीक आने की स्पीड और दूर जाने की स्पीड सेम ना हो तो वह है इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें सब कुछ कॉन्जर्व होता है, इसमें हर चीज कॉन्जर्व होगी सिवाय काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होती है, वो बदल जाती है हीट की एनर्जी में या किसी और तरीके की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी शुरू की और काइनेटिक एनर्जी बाद की सेम नहीं होती है, इस बात को सभी लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं स्लाइड्स पर और चीजों को समझते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों जो बॉडीज हैं, यहां पे ये जो दोनों बॉडीज हैं, ये दो स्फीयर्स, ये दो बॉल टकरा के फिर से सेपरेट हो रहे हैं, है ना? तो इसका जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसमें मैं ये लिखूंगा ना कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज सेम एज m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे ही लिखूंगा ना। लेकिन जब मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं, और वो भी खास करके परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, सुन लो ध्यान से। तो यहां पे अब मैं बात करने जा रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। तो जब मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन लेता हूं तो ये इसमें होता ये है कि ये बंदे के पास चल के आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि टकराते ही ये दोनों आपस में चिपक गए और चिपक के साथ में चलने लगे v स्पीड से। तो भैया पहले तो ये मास m1 m2 अलग था, अब ये दोनों जुड़ चुका है मास। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पे अप्लाई करूं, जो कि हमेशा अप्लाई होता है, तो बेसिकली वो इस तरीके से हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज सेम एज, क्या हो जाएगा? कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में? इट इज m1 प्लस m2 इंटू v। समझ में आया बच्चा? ऐसा हो जाएगा। अब ये दो बॉडी अब दो नहीं रह रहे, ये दो जिस्म एक जान बन चुके हैं, तो दोनों मिलके एक बन चुके हैं, तो m1 प्लस m2 मिल जाएगा इंटू v। समझ में आया बच्चा? आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। सो m1 प्लस m2 मिलके एक पूरी बॉडी बन गई और उसकी एक कॉमन स्पीड आ गई v।
तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 0। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि ये तो जुदा ही नहीं हो रहे ना, सेपरेट ही नहीं हो रहे। अरे भैया, ये जो फॉर्मूला था इसमें ये क्या था, नजदीक आने की स्पीड, वो तो है, लेकिन दूर जाने की स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे दूर जा ही नहीं रहे, दूर जाने की स्पीड 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली, ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन ही बोलते हैं, लेकिन यही परफेक्टली इलास्टिक है और परफेक्टली इलास्टिक एक ही बात है। इलास्टिक जब भी वर्ड यूज करेंगे तो इलास्टिक हो चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो, एक ही बात है, वो परफेक्टली इलास्टिक ही होगा। अरे बाबा, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन बोला तो भी वो परफेक्टली इलास्टिक ही होगा, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। नजदीक आने की स्पीड दूर जाने की स्पीड बराबर होती है। अबे ये और ये बराबर है, तो जब ये अपॉन ये करूंगा तो इक्वल टू 1 आएगा। समझ में आ रहा है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। इसका क्या होगा? ये तो नॉर्मल है इनइलास्टिक कोलिजन, ये परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है, नॉर्मल वाला इनइलास्टिक है, जिसमें आने की स्पीड कुछ है, जाने की स्पीड कुछ और है। 0 नहीं है, कुछ और है, कम है लेकिन कुछ और है। अबे मतलब नजदीक आ रहे थे 30 की स्पीड से, दूर जा रहे शायद 10 की स्पीड से। समझ रहे हो? तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो ना 0 होता है ना 1 होता है, उसके बीच में कहीं होता है। अबे इसका रहता है 0, परफेक्टली इनइलास्टिक, चिपक गए, जितनी स्पीड से आए थे उतनी स्पीड से चले गए। 1 यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 0 और 1 के बीच में। समझ में आया बच्चा? तो ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन। आई होप के सभी के भेजे में ये वाली बातें एटलीस्ट घुस चुकी हैं, हाँ के ना? तो अब आगे और देख लेते हैं कि आगे क्या सीन है। सो यहां पर ये तो हो गया अपना, है ना? ओके, ये सारी चीजें हो गई। अब हाँ, एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो याद रखना है कि जब भी एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होती है, जाहिर सी बात है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होगी तो भैया कितनी लॉस होगी, कितनी एनर्जी खो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो रही है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये रहती है, कितनी? ये हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक है? सो इतनी एनर्जी लॉस होती है। समझ में आया बच्चा? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इनइलास्टिक कोलिजन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के ई लॉस जो रहता है वो है कितना? तो इट इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है। समझ रहे हो? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे नॉर्मली सीईटी में काम नहीं आती है बट हायर लेवल एग्जाम्स में काम आती है, वो ये है कि ये एक तरीके से है ना रिड्यूस्ड मास है। दिस इज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो आप लोग को जब मैं हायर लेवल की चीजें पढ़ाऊंगा तो वहीं पे समझ में आएगा। सीईटी में इसका कोई खास काम नहीं है, ठीक है? सो दैट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। ये स्लाइड जो है इसको नीचे ले लेता हूं। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग बराबर चल रहे हैं एकदम, राइट? सो ये हो गया करेक्ट। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, बस ठीक है। इस पेज पर यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हाँ, तो टॉर्क का फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज RF sin थीटा। सो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिए। मैं आप लोग से एक बात कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग मेरे जो है 11th स्टैंडर्ड के लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स प्लीज देख लीजिए। तो लॉज ऑफ मोशन की जो न्यूमेरिकल्स है उसको मैंने इतना डेप्थ में पढ़ाया, इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि यानी कि वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स ना काफी सारे क्लियर हो जाएंगे। और जब उतने अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर कोई भी सवाल आ जाए सीटी में आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है? तो RF sin थीटा ये हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। तो ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी याद रखिए, ठीक है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये कहना क्या चाह रहा है, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है मैं समझा देता हूं आप लोग को, डोंट वरी। सो ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है? ये फॉर्मूला ऐसे बोल रहा है कि मान लो कि आपके पास x और y एक्सिस है। तो ये है आपका, मान लो x एक्सिस है, फिर ये है आपका y एक्सिस, और मान लो कि एक z एक्सिस भी है। चलो z एक्सिस भी ले लो, उसको क्यों छोड़ना है? तो ये हो गया x एक्सिस, सॉरी इसको मैं ऑर्डर में लेता हूं। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है।
तो अब यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यहां पे एक पार्टिकल है जो कि है M1, ये पार्टिकल है M2, ये पार्टिकल है M3, ये पार्टिकल M4, ऐसा करते 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 हजारों पार्टिकल्स हैं। तो ये आखिरी पार्टिकल मान लो Mn है, Mn। अच्छा, अब हम लोग इनकी दूरी निकालेंगे, ओरिजिन से इनकी दूरी पता करेंगे। तो इस बंदे की जो दूरी है वो R1 रहेगी, इस बंदे की जो दूरी है वो R2 रहेगी, इस बंदे की दूरी जो है वो R3 रहेगी, इस बंदे की दूरी जो है, एक सेकंड, दोनों साथ साथ में बन गया है तो अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, बट ठीक है ठीक है, वो एक लाइन में हो सकते हैं ना, क्या गड़बड़ है, कोई बुरी बात नहीं, हो सकते हैं एक ही लाइन में, वो खाली क्या थोड़ा बनाने में तकलीफ आ रही है, तो चाहिए तो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, है ना। उसको मैं लेके अलग कर देता हूँ, उसको हटा ही देता हूँ, इस पार्टिकल को थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, पार्टिकल को यहाँ कहीं ले आओ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका मतलब थर्ड पार्टिकल। सो बेसिकली इनके अब नाम भी मैं लिख देता हूं, तो इनके नाम लिख देता हूं। सो ये है R3 पोजीशन वेक्टर, ये डिस्टेंस, हाँ मतलब कहां से, ओरिजिन से। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया Rn। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर्स है, समझ में आ रहा है, X Y Z। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर ऐसे हजारों पार्टिकल्स हैं, फिलहाल तो मैंने 4-5 ही दिखाए, लेकिन हजारों पार्टिकल्स हैं, तो भैया सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहां होगा, इन सबका एवरेज पॉइंट कहां होगा, जहां पे हम ऐसा मान सकते हैं कि सब मास उधर ही बैठे हुए हैं। तो ये अगर 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg है, तो 4 किलो एक जगह पे बैठा हुआ है, ऐसा एवरेज पॉइंट कहां होगा। तो वो जो एवरेज पॉइंट है, मान लो कि वो एवरेज पॉइंट 4 किलो का यहां है, तो एवरेज पॉइंट यहां है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, वो लोकेशन को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से। किससे डिनोट करते हैं, R से, कैपिटल R। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है R, ये है कहां, तो ये है कहां पर, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस Mn Rn, है ना। फिर ये हो गया M1 डिवाइड करके, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाना है, Mn तक जाना है, दैट्स इट। तो इससे आपको आंसर आ जाएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। समझ में आया बच्चा, क्या नहीं समझ में आया। आई होप कि सभी लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं, राइट, हाँ के ना। थैंक यू अब्दुल रब, हमारे स्टूडेंट एंड हमारे फ्रेंड भी हैं अब तो ये ग्रीन टी बना के देते हैं हमें, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर थोड़ा सा वेट लॉस कर रहे हैं तो। आपके सर का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सो मेरा वेट अभी इस वक्त है 140 kg के आसपास था, थोड़ा रिड्यूस किया मैंने, 131.5 पे आया हूँ। देखते हैं हो पाता है कि नहीं और वजन कम। ओके, एनीवे, सो बेसिकली यहाँ पर ये तो हो गया आपका भाई क्या, R पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया जाता है। अच्छा लिसन, अब ये तो एक पॉइंट है ना स्पेस में, ये जो पूरा स्पेस है XYZ, उसमें एक पॉइंट है, तो इसका, इस पॉइंट का कुछ XYZ भी होगा ना। अरे भैया, इसका X होगा, इसका Y पॉइंट होगा, इसका Z पॉइंट होगा, जैसे मैथ्स में अपन लिखते हैं इसका पॉइंट XYZ पॉइंट। तो XYZ कैसे निकालना है, तो X पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज M1x1 प्लस M2x2 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर आ जाएगा Mn(xn) डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। सेम टू सेम Y का, सेम टू सेम Z का लिखना है, लेकिन Y का जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M1 Y1 M2 Y2। तो ये X1 X2 X3 किसका है, अरे भैया इसका भी तो लोकेशन XYZ होगा ना, तो इसका लोकेशन होगा X3 Y3 और Z3, है ना। वैसे ही इसका लोकेशन होगा X2 Y2 Z2, है ना, मतलब लाइक दैट। समझ में आ रहा है बच्चा, मेरी बातें समझ पा रहे हैं। तो यहां पे आ जाएगा प्लस डॉट 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 Mn(xn) डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 Mn। इस तरीके से सेम Z का भी आ जाएगा, दैट्स इट। तो आई होप कि सभी के भेजे में ये बातें प्रवेश कर चुकी हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें।
अब यहां पे एक चीज लिखिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल को हम लोग है ना लीनियर भी बोलते हैं, सीधी लाइन। तो लीनियर इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कोई चीज चल नहीं रही है, यानी कि कोई चीज अगर चल नहीं रही है तो इसका मतलब उस पर सारे फोर्सेस जीरो हैं, सारे फोर्सेस मिला के। वैसे ही जो मैंने स्टेटमेंट बोला है बहुत ही संकुचित है, नैरो है। थोड़ा ब्रॉड वे में बोलूं तो कोई चीज पे अगर एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कोई चीज अगर एक्सीलरेट नहीं हो रही है तो उस पर फोर्सेस जीरो है, सारे फोर्सेस मिला के जीरो है। मतलब कोई चीज अगर रुकी है तो फोर्स जीरो है ही, लेकिन कोई चीज अगर एक ही स्पीड से चल रही है तो भी फोर्स जीरो है। एक ही स्पीड से चल रही है यानी स्पीड नहीं बदल रही है। देखो जीरो स्पीड पे होना भी एक फिक्स स्पीड पे होना ही है। तो आप जीरो स्पीड पे हो यानी कि एक फिक्स स्पीड पे हो, 5 की स्पीड पे हो तो आप एक फिक्स स्पीड पे हो, 10 की स्पीड पे हो आप एक फिक्स स्पीड पे हो। तो 10 है तो 10 ही रहे हमेशा, 5 की स्पीड है तो 5 ही रहे हमेशा, 0 है तो 0 ही रहे हमेशा। तो उस केस में जो सब फोर्सेस हैं मिला के वो जीरो होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। सारे फोर्सेस मिला के जीरो होते हैं। तो कोई चीज अगर चल नहीं रही है या फिर चल रही है तो एक ही सीधी लाइन में चल रही है, ना डायरेक्शन बदल रही है, ना रास्ता बदल रही है, ना वैल्यू बदल रही है, जो वैल्यू है उसी पे चल रही है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन फिलहाल चलने वाला इसमें मत देखो आप लोग, सिर्फ इतना ध्यान दो कि कोई चीज मान लो रुकी है और वो हिल नहीं रही, ना ऊपर नीचे ना आगे पीछे, है ना, तो उस पर सारे फोर्सेस जीरो हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी है, सारे फोर्सेस जीरो हैं अगर कोई चीज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, चलने वाले इक्विलिब्रियम में है। और वैसा कोई घूमने वाले रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें टॉर्क जीरो है, सारे टॉर्क जीरो है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई चीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो गलती से ये मत समझ लेना कि उसमें फोर्स ही नहीं है। अबे फोर्सेस हैं लेकिन सब फोर्सेस कट हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलों, यहां पर एक टेबल है, इस टेबल पर एक किताब रखी है, कॉपी रखी है। अरे भैया ये जो किताब रखी है, डिक्शनरी रखी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि इसमें फोर्स नहीं है। अब ये चल नहीं रही, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि इसमें कोई फोर्स नहीं है। अबे फोर्स है, इस पे एक फोर्स है ग्रेविटी का जो कि नीचे की दिशा में है, और एक फोर्स है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। एक तो पृथ्वी से नीचे खींच रही है, और जब ये दब रही है, मतलब पृथ्वी जब इसे नीचे खींचेगी तो ये इस टेबल को दबाएगी, तो टेबल इसे उल्टा दबाएगी, तो उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होने की वजह से ये नहीं चल रही। तो कहने का मतलब ये है कि मिला जुला के फोर्सेस जीरो हैं, यानी कि n माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। सो नेट फोर्स इज जीरो। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअल फोर्स जीरो है। अबे ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये दोनों हैं फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जीरो नहीं है, लेकिन मिला जुला के जीरो है। सो नेट फोर्स इज जीरो। सो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। समझ में आया बच्चा? आई होप सभी लोग मेरी बातें समझ पा रहे हैं। चलिए एनीवे, यहाँ पे और बहुत सारे थ्योरी के पार्ट लिखे हुए हैं, वो थ्योरी में आप लोग देख लेना आराम से। एनीवे ओके, ये तो हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से देख लेंगे। वैसे ठीक है, ओके चलो ठीक है, ये तो आप लोग आराम से देख लेना। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यार, बहुत प्यारे वाले प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका एक प्रॉब्लम है लैडर वाला, तो लैडर वाला प्रॉब्लम आप लोग देख लेना। लैडर, अरे लैडर बोले तो सीढ़ी वाला प्रॉब्लम मैंने, जो दीवार पे अपन सीढ़ी लगाते हैं ना, बाम्बू वाली सीढ़ी, उसका प्रॉब्लम मैंने बहुत अच्छे से करवाया है उसमें। ये सभी चीजें ना अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपने को काम आएंगे। मेथड बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है एक एक चीजें, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फौरन। तो यहाँ पे सवाल को हम लोग देख लेते हैं। सभी लोग बेटा पूरी तरीके से अपने होशो हवास में है, सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि नहीं? तो रीड करो भाई, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करो। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। तो एक ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास है m, तो एक ब्लॉक हो गया, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो अपने को फ्रिक्शन कुछ लेना नहीं है। और वो v स्पीड से स्लाइड हो रहा था, तो v स्पीड से एक ब्लॉक चल रहा था। तो यहाँ पे एक ब्लॉक था, तो मैं एक ब्लॉक बना देता हूं। तो यहां पर था एक ब्लॉक, किधर गया रे बाबा ब्लॉक, हाँ। सो एक ब्लॉक था और ये ब्लॉक चल रहा था v स्पीड से। कितनी स्पीड से चल रहा था बच्चा? v स्पीड से चल रहा था। और ये जाके किससे टकराया? विद द ब्लॉक ऑफ द सेम मास। अच्छा, सेम टू सेम एक और ब्लॉक बनाना है, तो रुक जाओ, सेम टू सेम एक और ब्लॉक बनाना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ना फिर। ओके, एक ब्लॉक जो दूसरा ब्लॉक है उससे जाके टकराया, ओके, विद द ब्लॉक ऑफ सेम मास इनिशियली एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर था, तो इसकी स्पीड v इक्वल टू जीरो है, इसकी स्पीड जीरो है। ये चल नहीं रहा है, वो चल रहा है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, याद रखो। तो
ऐसा मत ही बनाओ, रुका हुआ है ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया, ये स्लाइड होके उस पर जा रहा है, उसको टकराने वाला है। तो जब ये बंदा उसको टकराएगा तो उसके बाद क्या हुआ, आप ध्यान से देखो। नाउ द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा, ये थीटा बराबर से बनाया हुआ नहीं है, तो नाउ इट मूव्स एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक था जैसे उसे टकराया तो टकराते ही साइड में निकल गया। मतलब मान लो कि अगर ये जो टेबल है, ये टेबल ऐसी होती है ना, तो मैं उसको ऐसा करके अगर देखूं, टेबल को पूरा उठा के देखो ऐसे, तो ये आया टकराया एक बॉल की तरह इससे और साइड में निकल गया एट एन एंगल थीटा। अरे मतलब चल के ऐसे आया बाबा, इससे टकराने के बाद ऐसा हो गया। तो रुको मैं क्या करता हूं, इसको एक बार और कॉपी करता हूं, थोड़ा घुमाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं घूमता है कि नहीं घूमता है। अरे ये क्या आते ही जा रहे हैं क्या और भी? हाँ ये तो ऐसा एक एंगल पे निकल गया, समझ रहे हैं आप लोग। अरे बाबा आया टकराया धाड़ करके, फिर कहीं और चला गया, अरे बाबा कहीं और चला गया। थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या इतने सारे कैसे बन गए? आओ नीचे भाई। ओके चलो ठीक है, तो ये टकराया और चला गया उधर। कुछ भी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये पूरा का पूरा चलने लगा, क्या है यार ये? चलो एनीवे फाइन। सो लिसन, ध्यान से सुनिए। ये आया भैया, उससे टकराया और टकरा के जो है चला गया, है ना। टकरा के कोई एक एंगल पे चला गया। तो टकरा के कोई एंगल पे चला गया, तो जो एंगल बीच में बन रहा है दैट इज थीटा। अच्छा फिलहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्यों इन लोगों ने जबरदस्ती इतना डिटेल दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। क्यों काम का नहीं है अभी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। बराबर हुआ है कि नहीं? हाँ थोड़ा ठीक ठाक हो गया। तो एंगल है थीटा। अच्छा अब इसकी स्पीड हो गई है v1, कितनी हो गई है? v1 स्पीड हो गई। सुनो, ये आया टकराया, इसकी स्पीड हो गई v1। तो अगर इस बंदे की स्पीड v1 हो गई, अच्छा इसको मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए ऐसा बना दे रहा हूं, ये दूसरा बंदा है। तो आया टकराया साइड में चला गया v1 स्पीड से, इसकी स्पीड v1 हो गई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मान लो v2 हो गई, ठीक है। लेकिन दुनिया में देखो, सुनो यहां पे क्या बोला है, इलास्टिकली। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इलास्टिकली। तो दुनिया में अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपको एंगल फैंगल कुछ जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिकॉज एज द कोलिजन इज इलास्टिक। क्यों? क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। तो एज द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, तो क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। अरे बाबा इसकी शुरू में काइनेटिक एनर्जी है, उस बंदे की नहीं है, उसकी 0 है। लेकिन बाद में जब ये टकरा के साइड में चला तो ये थोड़ी ना रुका रहेगा, ये भी तो चलेगा, तो ये भी तो चलेगा। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी कुछ तो है। सो इट इज हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। यहां से हाफ एम कैंसिल हो गया। सो v2 हमको चाहिए था, तो v2 स्क्वायर इज नथिंग बट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अरे भैया v2 स्क्वायर चाहिए तो v1 को इधर ले आओ, सबट्रैक्ट कर दो, रूट ले लो। तो रूट लेते ही v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दैट्स द आंसर, विच इज डैम इजी यार, एकदम बच्चों का खेलता है। इट वाज चाइल्ड्स प्ले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। अरे मैंने इतना बनाने में टाइम लिया, प्रॉब्लम तो 2 मिनट का भी नहीं था। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे अकल के पुतले, एक बंदा चल रहा है v स्पीड से, एक बंदा रुका हुआ है, तो शुरू की स्पीड कितनी होगी? मतलब शुरू की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। लेकिन टकराने के बाद तो दोनों चलेंगे ना बे, तो वो v1 से चल रहा है, v2 से चल रहा है, तो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलों एंड अकल की पुतलियों, बिकॉज ऑफ कोर्स गर्ल स्टूडेंट्स भी देख रही है, तो भैया समझो इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कहानी को आगे ले जाते हैं। तो यहां पर बहुत कुछ दिया हुआ है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। सारी कहानी यहां से शुरू होती है, यहां से, है ना। काइनेटिक एनर्जी वाला हमको यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे ऐसा कोई लॉ नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कोई लॉ नहीं है, बट काइनेटिक एनर्जी शुरू में और बाद में अगर सेम है
तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो एनीवे ये हो गया। आगे जाते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 2m, लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो दो ब्लॉक्स हैं, चलो बना लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये मास m का ब्लॉक है, ये कोलाइड हो रहा है दूसरे ब्लॉक से जिसका मास है 2m, तो उसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक बंदा था m, दूसरा बंदा है 2m, ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं और ये बंदा स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, ये चल रहा है कुछ तो स्पीड से, स्पीड तो दी नहीं है तो उसको मैं u मान ले रहा हूं, u स्पीड। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक इज u, अच्छा u ही बोला है इसको, देन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा? अरे वो रुका था, ये गया, उससे टकराया। ठीक है, और लाइटर ब्लॉक जो था बाद में रुक गया, टकराते ही, सुनो, इन लोग दोनों आपस में टकराए, बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि ये बंदा रुक गया। सो ये जो बंदा है, ये रुक गया, तो उसको मैं इधर ले आता हूं, ये रुक गया है और ये चलने लगा। ठीक है, सो ये जो बंदा है ये चलने लगा है, सो इट हैज स्टार्टेड मूविंग। ठीक है, सो ये बंदा तो रुक गया और ये बंदा चलने लगा, पता नहीं कितनी स्पीड से, आई डोंट नो, इसको v2 बोल देते। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भैया u1 कितना है तो u है, किसी ने पूछा u2 कितना है तो मैं कहूंगा 0, किसी ने बोला v1 कितना है तो मैं कहूंगा 0, और v2 कितना है तो v2 है, v2 कितना है v2 है, या v है, सिंपली जो भी कहना चाहो आप लोग यार कह सकते हो। ठीक है, या तो फिर एक काम करो, u1 को u1 ही बोलो ना यार, सबसे बेस्ट। तो ये स्पीड है u1, ये 0 स्पीड पे था, टकराते ही ये 0 पे हो गया। अरे बाबा, फर्स्ट वाले की इनिशियल स्पीड कुछ तो थी, अब वो 0 बन चुकी है, फाइनल में फाइनल स्पीड 0 बन चुकी है, लेकिन इसके पास कुछ तो स्पीड आ गई जो कि पता नहीं कितनी है। तो ये एक तरीके का इनइलास्टिक कोलिजन है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब भी पूछेगा तो वो 100% इनइलास्टिक ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ध्यान दो कि पूछ क्या रहा है, ज्यादा पुराना नहीं, 2020 का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सो लिसन वेरी केयरफुली, दुनिया में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो इस ब्रह्मांड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा सच होता है इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हमेशा सच होता है। दुनिया की एक अटल सच्चाई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें आएगा मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 0 है। फिर यहां पे मास, क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अरे भैया इसका मास m है, वेलोसिटी 0 है, उसका मास 2m है, वेलोसिटी v2 है। समझ में आया बच्चा? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे तुम, अरे बाबा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? हाँ के ना? क्या बाबा, किधर ध्यान है तुम लोग का? बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज चेक मत करो, पढ़ाई करो सिंसियरली। सो देयरफॉर हमें मिल क्या रहा है? हमें मिल रहा है mu1 इज इक्वल्स टू 2m v2। तो यहां से m और m कैंसल हो गया। सो यहां पे हमें v2 बाई u1 की वैल्यू आ गई 1/2। अरे v2 अपॉन u1, अरे बाबा u1 को नीचे लेके जाओ, 2 को इधर लेके आओ, तो v2 अपॉन u1 इज 1/2। चलो ठीक है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, इक्वेशन 1 है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा, उसका अपने पास क्या फॉर्मूला है? सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज दूर जाने की स्पीड अपॉन पास आने की स्पीड, बराबर। सो यहां पर v2 तो v2 है, v1 0 है, अबे देखो, और u1 ही है और u2 0 है, तो ये बन गया v2 बाई u1। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 2। तो लिसन वेरी केयरफुली, ये आ गया इक्वेशन 2। सो अब क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें बच्चा? हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/2 यानी कि 0.5। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। परफेक्ट, ऑप्शन सी। देख लो ध्यान से, अबे कितना बचकाना था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज किया तो v2 v1 के बीच में एक रिश्ता आ गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज किया तो v2 v1 का, मतलब v2 और u1 का e के साथ रिश्ता आ गया। अब हो गया ना काम। अरे v2 बाई u1 की वैल्यू 1/2 है, समझ में आ गया? तो e की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी जो कि 0.5 है। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें पूर्णतः प्रवेश कर चुकी हैं। मैं कभी कभार बीच बीच में ना विशिष्ट हिंदी का भी प्रयोग कर लूंगा, ठीक है? ओके,
चलो ये बातें हमें समझ में आ गई। अच्छा, इससे पहले कि सब कुछ मिट जाए मैं इसे सेव कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पावर कट हो जाता है। सो इसका नाम क्या था भैया? ब्रह्मास्त्र बैच। सो ब्रह्मास्त्र है ना, L4, L4 नहीं, अपने लिए L2 है ये, 11th का L2 है, ठीक है, 11th। सो लॉ ऑफ मोशन सेव करके रखूंगा तो भाई मेहनत बेकार नहीं होगी। तुमको ये भेजना भी तो है ना ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर ये भेजूंगा भी ना, डोंट वरी, अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर, ठीक है। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुसी हैं, समझ में आए। अरे क्या हो रहा है भाई, हैंग हो गया क्या? ओके, सेव सक्सेसफुल, अभी सेव हुआ लगता है। क्या है, इतनी खाली स्लाइड्स आ गई, डिलीट मारना पड़ेगा, रुको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट 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 डिलीट, जाओ भाई, टाटा बाय बाय। ओके, तो सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे 0.5 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल दिख रहा है मुझे। क्या दिख रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है m। अरे भैया हाँ क्या ना, तो एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है m और ये मूव हो रहा है इस फोर्स के अंडर में। चलो ठीक है भैया, इस फोर्स के अंडर में मूव हो रहा है, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। और फोर्स क्या दिया हुआ है? टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, ये दिया हुआ है। वेयर आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, चलो वो तो पता है, एक्स एंड वाई एक्सिस का, ठीक है ठीक है। पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स इन व्हाट एट टाइम t इक्वल टू सेकंड इज हाउ मच। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। तो भाई ध्यान से देखो भी, यहां पर कहानी क्या है, फोर्स दिया हुआ है, पावर पूछा है। तो याद रखना कि पावर का एक फॉर्मूला होता है, इट इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये कहां से है? अब आप बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला आपने पहले सिखाया नहीं था, ये कहां से गया अचानक में? तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभार इंसान नहीं भी सिखाता है, नहीं सिखा पाता है, टाइम नहीं होता है, या कुछ और बात होती है, या फिर हजारों कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं कि जो टीचर ने कभी सिखाया ना हो, क्योंकि टीचर ने सोचा ना हो कि कभी आएगा, बट फिर भी आ सकता है। तो वहां पे आपको अपनी ओरिजिनल थिंकिंग, अपना दिमाग यूज करना है। तो मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ बच्चा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो ये बहुत ही एक बेसिक चीज है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं इसको कहाँ डालूं, इतना बेसिक है समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ डालूं। सो इट्स वेरी वेरी बेसिक। चलो मैं यहाँ कहीं पे लास्ट वाला स्लाइड पे दिखा देता हूँ। सो देखिए जरा ध्यान से सुनिए। सो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन। तो इसको एस भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जब पावर देखते हैं तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये हो गया एफ डॉट एक्स अपॉन टाइम। तो मैं क्या कर रहा हूं कि फोर्स को अकेला छोड़ दे रहा हूं, एक्स अपॉन टाइम ले रहा हूं, तो एक्स अपॉन टाइम होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। आ गया, इतना बेसिक है ये। अब बताओ, सो इतना बेसिक चीज है। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में हर चीज सिखाई नहीं जाती बच्चा, हर चीज सिखाई नहीं जाती, और हर चीज सिखा कोई सकता भी नहीं, इम्पॉसिबल है हर चीज सिखाना। तो कुछ चीजें अपने वो जगह पे खड़े रह के डिराइव करनी पड़ती है, जगह पे खड़े रह के सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। इसी को तो कहते हैं ना इवॉल्व थिंकिंग। एंट्रेंस एग्जाम क्यों बनाया गया? ताकि ये चेक कर सके कि आपके पास कितनी आपकी थिंकिंग आपकी इवॉल्व हो चुकी है। चलिए, तो पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब फोर्स तो है, वेलोसिटी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो सुनो, फोर्स से ही वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है, वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। सो मास इनटू एक्सीलरेशन का यहां पे हमें दिया हुआ है टी आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, ये दिया ना, नहीं 2t स्क्वायर जे कैप, टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, ये दिया हुआ है। ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, है ना, मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूं कि एक्सीलरेशन को उधर ही रखता हूं, मास को नीचे ले लेता हूं। तो मास को नीचे ले लूंगा तो 1/m आ गया, फिर ये आ गया टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप हो गया। अरे हाँ क्या ना मेरा बच्चा, एफ तो ये है ना, मुझे एफ को m इंटू ए लिखना है, और वो चीज आ गई, फिर ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक्सीलरेशन को लिखूंगा dv बाई dt, वो तो होता ही है। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये आपका आ गया 1/m, वही चीज है, टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। उसके आगे की कहानी क्या है? तो इसके आगे ध्यान से देखेंगे। सो dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/m, फिर यहां पे आ जाएगा आपका
टी डी टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर डी टी जे कैप। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर, एक सेकेंड, टी था खाली ना, टी स्क्वायर नहीं था, सिर्फ टी था। सो टी डी टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर डी टी जे कैप। परफेक्ट। तो अब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे इसको बेटा। तो v इक्वल्स टू 1/m, यहां पे आपको क्या आ जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो 0 से t करके इंटीग्रेट कीजिए, 0 से t। तो 0 से t कर रहे हैं तो कभी कभार लिमिट्स नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। 0 से t इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 0 से t। ये बेसिक इंटीग्रेशन बेटा आना चाहिए। आप लोग मेरा मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स वाला चैप्टर जो है, मैथमेटिकल मेथड्स सेकंड चैप्टर, उसका वन शॉट देख लीजिए 11th का। इतना अपने को इंटीग्रेशन आना चाहिए। सीईटी पे अपन जा रहे हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन के बिना अपना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। तो t स्क्वायर बाई 2 आ गया आई कैप, और इसका जो ये है 2t स्क्वायर का है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाई 3। तो सुनो बच्चा, ये t दिया है ना, इसके ऊपर पावर कितनी है? कुछ पावर नहीं लिखी है, मतलब कितनी पावर है? 1 है। तो उसको बढ़ा देने का, एक बढ़ा देने का, तो t स्क्वायर हो गया, और जितना ऊपर है ना उतना नीचे लिख देने का, तो t स्क्वायर बाई 2। वैसे इसके ऊपर कितनी पावर है? t के ऊपर कितनी पावर है? 2 है, एक बढ़ा दो 3, उतना ही नीचे लिख दो। ठीक है, सो t क्यूब बाई 3 ये हो गया आपका। ओके, तो वेलोसिटी भी अब हमारी आ चुकी है। तो वेलोसिटी मिल गई, फोर्स मिल गया, काम खत्म। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सो दूसरा कलर ले ले रहा हूं। सो पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप डॉट, यहां पे नीचे क्या दिया हुआ है? 1/m दिया हुआ है। 1/m को साइड में ले सकते हैं क्योंकि वो स्केलर है, इसको मैं साइड में ले रहा हूं। तो 1/m को साइड में ले रहा हूं और बाकी बचा हुआ v लिख रहा हूं इधर। सो t2 मतलब t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 2t क्यूब बाई 3 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं हम लोग तो इसकी खास बात क्या होती है जानते हो? डॉट प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है कि i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा और j वाला सिर्फ j से मल्टीप्लाई होगा, और i और j गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन i को j से मत कर देना, वो 0 होता है, और j को i से मत कर देना, वो 0 होता है। समझ गए? तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें i से i ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और i गायब हो जाता है। तो अब क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से देखो, t इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया बच्चा? ये t इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया? t क्यूब हो गया ना। सो ये बन जाएगा t क्यूब बाई m। कितना हो जाएगा? t क्यूब बाई, अच्छा 2 भी है ना, t क्यूब बाई 2m हो जाएगा। हाँ क्या ना? ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे 2 आंसर दिख रहे हैं, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। सो t क्यूब बाई 2m, सो t क्यूब बाई 2m। अरे बाबा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, i को i से, और m भी है ना वो भी ले लो। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो रहा है? 4t पावर 5 t स्क्वायर और t3। हाँ क्या ना? सो 4t रेज़ टू 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा अपना? 3। सो 4t रेज़ टू 5 बाई 3। जैसे j को मल्टीप्लाई करो j गायब हो जाएगा, और m भी आएगा। ऑफ कोर्स m दोनों में मल्टीप्लाई है ना, m भी आएगा। दैट्स इट, ये आंसर है। सो कौन सा वाला सही है? ये वाला सही है। t क्यूब बाई 2m प्लस 4t रेज़ टू 5 बाई 3m। समझ गए बच्चा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, कैन यू सी दैट? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा अब क्या बोला है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट थिक आयरन रोप से उसको पकड़ा गया है। एक लिफ्ट को पकड़ा गया है, मतलब उससे बंधी हुई है। लिफ्ट जो है आयरन रोप से, आयरन की रस्सी से बंधी हुई है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज a। तो लिफ्ट इससे ज्यादा एक्सेलरेशन झेल नहीं सकती। मतलब लिफ्ट को अगर हम रस्सी पकड़ के इतना तेज खींच के लेके गए तो इससे ज्यादा वो एक्सेलरेशन मतलब नहीं झेल पाएगी, वो टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर हुआ तो। और मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस एस है। सेफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब जो रस्सी के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हो रहा है रस्सी के अंदर, अगर रस्सी के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो जो खिंचाव डेवलप हो रहा है उसके अंदर एक तरीके का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो सेफ एस है। मतलब एस से ऊपर स्ट्रेस बढ़ते ही रस्सी टूट जाएगी। फिर क्या है? मिनिमम डायमीटर ऑफ द रोप। तो रस्सी कितनी मोटी होना चाहिए? रस्सी कितनी मोटी हो कि वो इस स्ट्रेस को झेल सके। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इज एस। तो रस्सी की मोटाई कितनी होना चाहिए? अगर आप लोग नहीं समझे तो यहां पर मैं समझाता हूं। तो एक लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट के ऊपर हम लोगों ने एक रस्सी बांधी हुई है। सो यहां पर एक मोटी सी रस्सी है।
आयरन की बनी हुई रस्सी। अभी जो रस्सी है बच्चा, इसको समझिए कि रस्सी की कुछ तो चौड़ाई है ना भाई, इसकी चौड़ाई है d, डायमीटर इसका d है। अरे रस्सी गोल रहेगी, अरे बाबा रस्सी तो गोल होती है ना, गोल शेप की, उसका डायमीटर d है। इन लोग बोल रहे हैं कि डायमीटर d के हिसाब से सेफ स्ट्रेस की वैल्यू s है और मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो झेल सकती है, जिससे इसको खींच सकते हैं, चला सकते हैं, वो a है। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन देने पर सेफ स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और ये रस्सी टूट जाएगी। समझ गए? अरे इससे ज्यादा अगर ये इसने झेला, मतलब इससे ज्यादा फास्ट गई ये लिफ्ट, ये रस्सी के साथ अगर इस एक्सीलरेशन से ज्यादा गई तो स्ट्रेस की वैल्यू इस स्ट्रेस से, जो कि सेफ स्ट्रेस है, उससे ज्यादा हो जाएगी और रस्सी टूट जाएगी। तो ये डायमीटर कितना है, ये सवाल पूछा गया। तो मान लेते हैं कि सेफ स्ट्रेस पर ये एक्सीलरेशन और ये डायमीटर है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, पहले तो ये याद रखिए स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स है वो बात की बात है, लेकिन एरिया कितना है? एरिया है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? अबे जो रस्सी होती है, रस्सी उसका एरिया, ये एरिया है ना, तो रस्सी का एरिया क्या है? ये सर्कल ही है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने वो लिख दिया। अच्छा, अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2 होता है। अबे रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। अरे रेडियस डायमीटर का आधा होता है भाई, और हमें आंसर डायमीटर के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं डायमीटर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो डी बाई 2 को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो डी का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर बाय 4 आएगा। समझ में आया? तो सेफ स्ट्रेस आ रहा है 4f बाई पाई डी स्क्वायर। ये तो ठीक है। फोर्स कितना है? अबे वो जो फोर्स है एफ, वो कितना है वो भी देखना है, क्योंकि अपने जो ऑप्शंस हैं उसमें चीजें मैच होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से चीजें मैच होना चाहिए। तो अब ये फोर्स कितना है, तो सुनो ध्यान से। अगर लिफ्ट ऊपर गई एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से, तो फोर्स कितना होगा? अरे भैया ये जो रस्सी है इस पे फोर्स कितना होगा? तो इस रस्सी पे जो फोर्स महसूस होगा, जो कि टेंशन फोर्स है, वो टेंशन फोर्स इतना होगा। एक तो नीचे वजन है mg और एक है ये ma, जो कि सुनो, जब आप एक्सेलरेट करते हो ना कोई चीज को, तो वो चीज भारी और लगती है। अरे मतलब नॉर्मली पकड़ के अगर आप एक ही स्पीड से उठाओगे ना, तो वो चीज जितनी भारी है उतनी ही भारी लगती है। लेकिन अगर आप इसको स्पीड चेंज करते करते उठाओगे, एकदम तेज उठाओगे, तो ये चीज और भारी लगती है। समझ में आया? तो कई बार ये भी हो सकता है कि हद से ज्यादा खींचने पर अचानक में उठाते ही वो चीज टूट जाए। शराफत से उठा रहे हो तो ना टूटे, लेकिन अगर अचानक में खींच के से उठाया तो टूट सकती चीजें। समझ में आ रहा है? तो नीचे की तरफ एक फोर्स आ जाता है, सूडो फोर्स आ जाता है। अरे बाबा ये रस्सी पे ऊपर की तरफ है टेंशन, नीचे की तरफ है इस लिफ्ट का वजन, साथ में एक सूडो फोर्स ma, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है a एक्सीलरेशन से, तो एक सूडो फोर्स ma नीचे आ जाएगा। सूडो फोर्स, सूडो बोले तो झूठा फोर्स, जो कि एक्सीलरेटिंग फ्रेम में आता है, तो सूडो फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो टोटल फोर्स इसके ऊपर इतना हो जाएगा। समझ में आया भाई? तो वो जो टेंशन है या वो जो फोर्स है वो है mg प्लस ma। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो s इज इक्वल टू 4 mg प्लस ma अपॉन पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। d को इधर लेके चले जाओ, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m, m बाहर आ गया, g प्लस a हो गया, नीचे पाई s आ जाएगा। डी स्क्वायर को इधर लेके गया, s को नीचे लेके आया। अब मैं डी स्क्वायर का क्या करूंगा? रूट ले लूंगा। तो रूट लेते ही दोनों बाजू रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ 4m g प्लस a अपॉन पाई s आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? अरे हाँ क्या ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे अकल की पुतलो। सो 4m g प्लस a अपॉन पाई s का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये देखो 4m g प्लस अपॉन पाई s का स्क्वायर रूट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। परफेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी सारी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। देख लीजिए, इसको पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे के सवाल सॉल्व करते हैं। सो यहां पर हाँ एक पार्टी, अच्छा कोलिजन का फिर से आ गया। कोलिजन वाला कितना करेंगे यार? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा, ये होमवर्क ले लो आप लोग, आराम से देख लेना। यहाँ पे दिया हुआ बहुत ईजी है, बचकाना एकदम। फिर क्या है? हाँ ये कुछ अलग है। तो एक व्हीकल है जो कि एक्सीलरेट हुआ, तो रुको मैं इधर होमवर्क लिख देता हूँ। तो दिस इज योर होमवर्क, खुद से कर लेना, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मतलब अगर वो हार्ड होता तो मैं जरूर करवाता, बहुत ही ईजी है, हर एक को समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन देख लेना, पहले खुद से करना। एक व्हीकल है जो एक्सीलरेट हो रहा है स्पीड v से 2v तक, तो v स्पीड से 2v तक जा रहा है। वर्क डन ड्यूरिंग दिस इज हाउ मच? तो सुनो, पहले स्पीड थी v, तो यानी कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो थी ½ m v स्क्वायर।
फिर बाद में वो 2v स्पीड हो गई, उसकी स्पीड बढ़ के 2v हो गई, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई है वो हो गई है हाफ m 2v का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 हाफ mv स्क्वायर। अरे हाँ के ना, सो 4 हाफ mv स्क्वायर हो गया। अरे भैया 2 का स्क्वायर 4 हो गया यार, वो उसको बाहर निकाल लो इधर। सो जो भी इनिशियल था ना उसका 4 गुना बढ़ गया, फाइनल है ना उसका 4 गुना हो गया। अच्छा अब सवाल क्या, वर्क डन। तो वर्क डन पूछा तो एक बात याद रखना कि वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना वो कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो ये कहता है कि जो भी वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी बदलता है। तो काइनेटिक एनर्जी बदलता है मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। ठीक है भैया, तो यहां पे आ जाएगा 4 हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3 हाफ mv स्क्वायर। समझ गए, इतना आ गया। तो ये वर्क डन आया। चलो अब देख लेते हैं कि आंसर क्या क्या, ऑप्शंस क्या क्या। तो इन लोग बोल रहे हैं कि जो वर्क डन किया गया v से 2v ले जाने में, ये वर्क डन कम है उस वर्क डन से कि आप अगर उसे 0 से v ले जाते, रेस्ट से v ले जाते। तो भैया एक सेकेंड, वर्क डन उसका भी निकाल लो भैया। सो ऑप्शन ए को मैं चेक कर रहा हूं, तो इसमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। हाँ ये वर्क डन कितना रहेगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। सो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर है। ठीक है, क्यों, अरे क्योंकि अरे तुम 0 से भी लेके गए हो ना भाई, 0 से रेस्ट 0 से v तक लेके गए हो, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस 0, तो हाफ mv स्क्वायर ही आ रहा है, खाली इतना से वर्क डन आ रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ना ये जो वर्क डन किया ना v से 2v ले जाने में, ये वर्क डन कम है इस वर्क से। गलत, अबे 3 गुना ज्यादा है, देखो 3 इंटू हाफ mv स्क्वायर और ये सिर्फ हाफ mv स्क्वायर है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर क्या बोले, 4 गुना है, गलत, ये भी रॉन्ग हो गया। 4 गुना नहीं है, 3 गुना है। 4 टाइम्स द वर्क डन इन एक्सेलरेटिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू v, नहीं, रेस्ट से v पे ले जाने में जो वर्क डन आया उसका 3 गुना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सेम एज द वर्क डन, सेम तो है ही नहीं, वो 3 है ये 1 है, फिर बचा क्या, ये 3 टाइम्स एज द वर्क डन, परफेक्ट। सो 3 गुना ज्यादा है। अरे करला के नहीं रे बाबा, खूब सोपा होता, इट वॉज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं। A mass m moving with velocity v along x-axis collide and sticks to another mass 2m which is moving along y-axis with a velocity 3v. हाँ, this is a little bit hard, so let's do this. कोलिजन का ही आ गया फिर से, कोलिजन का मैं नहीं करता अगर इजी होता, ये थोड़ा सा हार्ड है, तो लेट्स डू इट। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इट्स नॉट एग्जैक्टली हार्ड बट नया है, कुछ नया है इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सो एक मास m है जो कि मूव कर रहा है, सो एक मास m है जो कि मूव कर रहा है v स्पीड से x एक्सिस में, है ना। तो इसकी स्पीड मैं लिख देता हूं v i कैप। ठीक है, x एक्सिस में जा रहा है मतलब i कैप, और वो जाके चिपक जाता है एक दूसरे मास से जिसका मास है 2m। तो भैया 2m पे आ जाते। सो ये एक दूसरा बंदा है जिसका मास है 2m, तो ये बड़ा रहेगा ना 2m, और ये मूव कर रहा है 2v स्पीड से। सो 2v जे क्या है, y एक्सिस में। अरे भैया ये x एक्सिस है और ये जो चीज है ऊपर या नीचे जो भी ले लो y एक्सिस है। अच्छा नीचे नहीं दिखाते हैं यार, क्योंकि इन लोगों ने क्या बोला, मूविंग अलोंग द y एक्सिस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा स्पीड दिया हुआ है क्या, 2v नहीं 3v दिया हुआ है, मास 2m है। सुनो इसका मास, एक सेकंड, पहले तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं। क्यों मालूम है, क्योंकि इन लोगों ने जब कुछ बोला नहीं है ना कि प्लस है माइनस है, तुम प्लस ही लो। तो ये बंदा ऊपर जा रहा है, इसका मास था m, इसका मास है 2m, इसकी स्पीड थी v, इसकी स्पीड है 3v। सो 3v जे कैप। ठीक है, अरे भैया 3v वेलोसिटी है y एक्सिस में, आके ना। सो ये v स्पीड से गया, वो 3v स्पीड से गया, दोनों आपस में मिले और टकरा गए और दोनों चिपक गए, और चिपक के दोनों चलने लगे। तो बेसिकली यहां पर दोनों चिपक के चलने लगे कोई तो एक डायरेक्शन में, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में चलने लगे। लेट्स जस्ट सपोज वो इस तरीके से मिल गए, जुड़ गए और चलने लगे कोई तो एक डायरेक्शन में, जाने लगे। तो लोग पूछ रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो है कितनी, वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना है। ठीक है बच्चा, हाँ के ना।
सो सुनो, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 2 डायमेंशंस। सो 2 डायमेंशंस में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशंस में। तो अब 2 डायमेंशंस में कैसे देखेंगे, सुनो ध्यान से। सो मास है इनटू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लस मास है इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पर्सन या सेकंड बॉडी, जो कि ये है, शुड बी इक्वल टू, वेक्टर लगा देना जब भी 2 डायमेंशन की बात होगी, वेक्टर लगा देना। 1 डायमेंशन में एक बार वेक्टर नहीं लगाए तो चलता है, 2 डायमेंशन में नहीं चलता है, समझ में आ रहा है। इक्वल्स टू, पहला मास है, सॉरी अब मास जुड़ चुके हैं, सो m प्लस 2m जुड़ चुके हैं, और उनकी फाइनल वेलोसिटी है v फाइनल, ठीक है। तो हमें v फाइनल की वैल्यू निकालनी है। अरे भैया, पहला मास उसकी वेलोसिटी, दूसरा मास उसकी वेलोसिटी, फिर दोनों मास जुड़ गए उसकी वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्यों यूज किया, क्योंकि यही एक ऐसा लॉ है जो हमेशा सच होता है, ठीक है। ओके फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां पे होगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज डाल के, ठीक है। तो यहां आ जाएगा आपका m v i कैप, तो ये वेलोसिटी, पहले बंदे की वेलोसिटी है v i कैप, दूसरे बंदे की जो वेलोसिटी है वो है 3v j कैप, फिर ये हो गया 3m, और इस बंदे की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वही पता करना है। m m m कैंसल हो गया, हाँ क्या ना मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो, समझ में आ रहा है बच्चा। अब ये देखो बचा क्या, इधर देखो ध्यान से। सो 3vf इज इक्वल टू, यहां पे आ रहा है वी आई कैप प्लस 6vj कैप, 6vj कैप। सो यहां से इस 3 को नीचे ले जाओ, सो vf इज v बाई 3i कैप, और 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2vj कैप, दैट्स इट। सो दिस इज द आंसर। v/3i कैप किधर है बाबा, v/3i कैप, ठीक है, और प्लस 2vj कैप, ये देखो ये वाला v/3i कैप प्लस 2vj कैप, समझ गए, हाँ क्या ना बच्चा। तो देखो माइनस और प्लस दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने बोला कि जब इन लोगों ने कुछ बोला नहीं है ना तो प्लस ही लेने का, तो x एक्सिस भी प्लस ले लो, y भी प्लस ले लो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, v/3i कैप प्लस 2vj कैप। आई होप के सभी के मस्तिष्क में ये बातें प्रवेश कर चुकी। अरे डोक्यात घुसला की नाही रे बाबा, घुसलं ना डोक्यात, करता है ना सगळ्यांना, ओके फाइन। अब यहां पे आ गया कि भैया एक बुलेट है, तो एक गोली है जिसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम। सो गोली है जिसका मास है 20 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट, इसको फायर किया गया एक गन की तरफ, तो 20 ग्राम को हम लोग लिख देंगे 0.020 kg, हाँ ऐसा यूनिट में लिख देंगे क्योंकि बाकी सब ऐसा यूनिट में है। फायर किया गया फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2.5 kg, तो गन का जो मास है वो 2.5 kg है, तो बंदूक का मास है 2.5 किलो, गोली का मास है 20 ग्राम। फिर क्या बोला है, स्पीड है 750, तो इस बंदे की जो स्पीड है बुलेट की वो है 750 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड है 750। और अब हम लोग पूछ रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या है बुलेट की, तो सॉरी बुलेट की बोल रहा हूँ, गन की रिकॉइल स्पीड, गन की रिकॉइल स्पीड क्या है। अरे कहने का मतलब भाई मेरा ये है, समझो इस बात को, कि एक बंदूक थी, ठीक है, तो इस बंदूक में एक गोली थी, वो गोली जब निकलती है तो गोली तो आगे जाती है, गोली आगे जाती है मान लो u1 स्पीड से, तो बंदूक भी तो पीछे आती है u2 स्पीड से। अरे u नहीं पसंद आ रहा तो v लिख लो यार, तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है, नाम में क्या रखा है। सो लिसन वेरी केयरफुली, जब जैसी गोली चली तो ये गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे आती है, तो लोग बंदूक के पीछे आने की स्पीड पूछ रहे हैं, रिकॉइल पीछे आना, समझ में आया, पीछे आने की स्पीड पूछ रहे हैं। आई होप के सभी के खोपड़ी में बातें घुस रही। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा अपना साथ देगा, तो ये यूज करेंगे। तो शुरुआत में m और m दोनों जुड़े हुए थे, अरे m प्लस m, अरे बाबा एक ही इसमें थे ना, इसका मास था m, इसका मास था स्मॉल m, दोनों एक ही जगह पे थे, अंदर थे, ठीक है, एक ही साथ में थे, लेकिन स्पीड थी 0, बाद में दोनों अलग अलग हो गए। तो बुलेट की स्पीड हो गई u1, हाँ क्या ना, और गन की स्पीड हो गई u2, समझ गए, तो ये तो पूरा 0 हो गया। सो देयरफॉर mu2 इज माइनस mu1, हाँ क्या ना बच्चा, mu2 इज माइनस mu1। अरे ये 0 हो गया, इसको इधर लेके आ गया, तो u2 यानी कि गन की स्पीड हमें मिल गई
अरे मैंने मास छोटा बड़ा सब लिख दिया यार, टेढ़ा मेढ़ा, रुको। सो ये बंदूक का मास है ना, बड़ा मास आएगा। सो mu2 इज माइनस m बाई यू, सो u2 इज माइनस m बाई m u1, इतना आएगा। अच्छा मास वास दिया भी है क्या? हाँ दिया ना, सब दिया है भाई, सब चीजें दी हुई है, तो निकाल लो। सो माइनस स्मॉल m कितना है भाई? स्मॉल m है 0.020, उसकी स्पीड है 750, और जो कैपिटल M है वो है 2.5 किलो, 2.5 किलो। तो कितने लोग इतना बेसिक मैथ्स जानते हैं कि 25 3 सा 75 होता है? सो 25 3 सा 75, लेकिन यहाँ पे 300 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक जीरो है, तो 300 आएगा। अरे बाबा समझो रे बाबा, समझो, ठीक है। सो 300 इंटू 2.5 करने पर, 300 इंटू 2.5 करने पर 750 आता है। अब 3 2 क्या होता है? 6 होता है ना बच्चा, हाँ क्या ना। सो 3 2 6 होता है, तो 6 इज द आंसर। गन की स्पीड है, रिकॉइल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड माइनस में, लेकिन माइनस का मतलब होता है रिकॉइल, पीछे आना, बस इतना ही है। माइनस का कोई मतलब यूज यहाँ पे है नहीं। 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। अरे कितना इजी था। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम, गन का मोमेंटम, ये तो हो गया 0, तो ये आ गया इधर लेफ्ट में, मान लो, है ना, ऐसा आ गया, मतलब ये माइनस हो गया, वो प्लस रह गया, बस उसको m को नीचे लेके आ गया, आंसर आ गया। दैट्स इट, इट वाज डैम इजी। आगे बढ़ते हैं। सो 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। फिर क्या है? रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द मैन इनसाइड अ लिफ्ट when it is stationary and when it is going down with a uniform acceleration a is 3/2, the value of a will be how much? सुनो, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति खड़ा है और वो खड़ा है एक मशीन के ऊपर, एक मशीन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, लिफ्ट जो है एक बार तो स्टेशनरी रुकी हुई है, तो इसका जो वजन दिखाएगा, इसका जो वेट दिखाएगा, वो सिंपली mg दिखाएगा नॉर्मली, क्योंकि स्टेशनरी ना रुकी हुई है, पहले केस में रुकी हुई है। बाद में नीचे जाने लगी लिफ्ट, तो नीचे जाने लगी और उसका एक्सेलरेशन है a, तो मैं लिख देता हूं ma, ठीक है। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? नॉर्मल फोर्स और mg, दो फोर्सेस है। लेकिन ये बंदा जा रहा है नीचे, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, तो हम तो इस बंदे को ही देखेंगे खाली, तो इस बंदे में दो फोर्स है और ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे का फोर्स बड़ा है, ऊपर का फोर्स छोटा है। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी क्या? mg बड़ा है, उसमें से n घटा दो, तो बचा हुआ है ma, समझ गए? mg माइनस n इज ma, समझ गए? इस तरीके से लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो n जो होता है ना, ये वो होता है जो वजन आप फील कर रहे हैं इस वक्त। तो लिफ्ट नीचे जाने लगी, तेज होने लगी, तो आप इस वक्त जो फील कर रहे हैं, आप mg फील नहीं करेंगे, आप कुछ और फील करेंगे। अरे बाबा, लिफ्ट जब अचानक में नीचे जाने लगती है, अपन को हल्का फील होता है, तो अपन mg फील नहीं कर रहे होते, अपन n फील कर रहे होते हैं, n नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जमीन अपने पैर के नीचे से भाग रही है, तो n कमजोर हो जाता है, तो अपने को कम फील होता है। तो n अपना वजन है, तो n को उधर ले गए, तो ये ma इधर आ गया, तो ये हो गया m इंटू जी माइनस ए, समझ में आ रहा है? या फिर mg माइनस ma, तो ये हो गया n। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि जब लिफ्ट रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी, ये हो गया स्टेशनरी, ठीक है, जब रुका हुआ है, और एक हो गया मूविंग डाउन, तो डाउन वन छोड़ दो, मूविंग। तो मूविंग स्टेशनरी में ये आया, मूविंग में ये वजन आया, तो जब दोनों वजन को डिवाइड किया गया, तो आंसर 3/2 आया। यानी कि 3/2 की वैल्यू क्या है? W की वैल्यू क्या है? W की वैल्यू है mg, और n की वैल्यू क्या? अबे W की वैल्यू mg और n की वैल्यू क्या है? mg माइनस ma। अरे हाँ के ना रे बाबा, ठीक है। तो हम लोग पूछ रहे हैं a की वैल्यू क्या होगी। तो सुनो, पहले तो m को कॉमन निकालो, कैंसिल कर दो। अब इसको उल्टा करो, इनवर्ट एंडो, तो 2/3 हो गया, 2/3, ये हो गया g माइनस a बाई g, तो ये हो गया 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस a बाई जी, समझ गए? 2/3 इक्वल्स टू 1 माइनस a बाई जी, समझ में आया? तो ये हो गया अपना a बाई जी को इधर लेफ्ट में लेके आओ, 2/3 को उधर लेके जाओ, सो ये हो गया आपका a इक्वल्स टू g इंटू जी उधर जाएगा। अच्छा, इसको एलसीएम निकालो, तो 3 माइनस 2/3 इट इज 1/3, तो g/3 आ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा? सो a इक्वल्स टू g/3। तो जिसको भी नहीं समझ में आया बेटा, एक बार वापस से प्लीज रुका के फिर से देखो अच्छे से इसको पूरा, है ना, तो आपको चीजें समझ में एकदम अच्छे से आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब अरे कोलिजन फिर से आ गया रे बाबा, मैं नहीं छूंगा इस कोलिजन को अब, बस यह होमवर्क है आपका। क्या रे बाबा, कोलिजन कोलिजन। आगे बढ़ते हैं, ये किस बारे में है? बॉल फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द हाइट एज विद द इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स टू द ग्राउंड, लूजेस, फिर से कोलिजन। फिर क्या, बॉम्ब एक्सप्लोड एट रेस्ट, मोमेंटम ऑफ द टू पार्ट्स इज द मैग्नेटिक मोमेंटम। नहीं, ये भी नहीं, ये सब बचकाने सवाल हैं, इसको आराम से आप लोग करते रहना, ठीक है? ये बचकाना है, कुछ अच्छा वाला देखते हैं। फिर क्या है, हाँ दिस इज गुड। तो सीसॉ, सीसॉ मालूम है वो, आप लोग बचपन में बैठ गए गार्डन में जाते थे तो सामने किसी को बिठाते थे, खुद इधर बैठते थे, वो इतना बड़ा लकड़ी का रहता था, उस पर इधर बैठ गए, वो उधर बैठ गया सामने बंदा, फिर ऊपर नीचे झूला कर रहे हैं, तो सीसॉ, दैट इज कॉल्ड ए सीसॉ, ठीक है? सीसॉ। तो एक सीसॉ है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, तो एक सेकंड, 6 मीटर लंबा सीसॉ है। सो एक सीसॉ है जो कि 6 मीटर लंबा है, और जाहिर सी बात है वो एक किसी सपोर्ट पे टिका होगा, पाइवोट पे टिका होगा, तो वो सपोर्ट ये है। सो दिस इज द पाइवोट, दिस इज द सपोर्ट, सपोर्ट पे टिका हुआ है, ऊपर नीचे होता है ये, ठीक है? 6 मीटर लंबा है, चलो वो भी समझ में आ गया। और क्या है, एक बच्चा है जो 20 किलो का है, वो एक एंड पे बैठा है, तो 20 किलो का बच्चा, ठीक है, 20 किलो का बच्चा है, तो 20 किलो का एक शिशु है, याद आ गया मुझे डिस्कवरी चैनल, तो एक शिशु है, एक बच्चा है 20 किलो का, उसका वजन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? जाहिर सी बात है, तो 20 किलो जो है नीचे की तरफ जा रहा है, उसका वजन 20 इंटू जी। अरे भैया, उसका मास है 20 किलो, तो मास को ग्रेविटी से m इंटू जी करेंगे तो ही तो वजन बनेगा ना, W। तो ये चाइल्ड है, तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है रे बाबा, जो बैठा हुआ है झूले पे, ठीक है? तो झूले पे बैठा है, उसका वजन नीचे की तरफ है 20 इंटू जी। चलो ठीक है, और क्या आगे क्या कहानी है? बिल्कुल आखिर में बैठा है, एकदम लास्ट में बैठा है। अच्छा, दूसरा बच्चा कहाँ बैठे जिसका 30 किलो मास है, ताकि सीसो बैलेंस रहे, तो हमें बच्चे को कहीं और बिठाना है। सुनो, ये तो बिल्कुल आखिर में है, रुको, ये बिल्कुल आखिर में बैठा हुआ है, बिल्कुल आखिर में बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिर में बैठा हुआ रहे, ठीक है? चलो, तो एकदम आखिर में बैठा हुआ था, लेकिन 30 किलो के बच्चे को आखिर में नहीं बिठा सकते, वरना अगर आखिर में बिठाया तो दोनों के टॉर्क बराबर नहीं, सही, इसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोट टू द फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसका टॉर्क ज्यादा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर ही के ऊपर रह जाएगा, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को कहीं और बिठाना पड़ेगा। तो लेट से कि जो थोड़ा सा भारी बच्चा है, मोटू बच्चा है, तो ये मोटू बच्चा यहाँ बैठा है, सो मोटू बच्चा यहाँ बैठा है, और ये जो दूरी है x है, ठीक है? और ये दूरी तो अपने को मालूम है 3 मीटर है। अरे हाँ के ना रे बाबा, अरे पूरा 6 मीटर का है रे, पूरा 6 मीटर का है। ये बच्चा 3 मीटर पर बैठा है, और ये बच्चा यहां से कहां बैठा हुआ है, वहां बैठा है, x दूरी पर बैठा है, ठीक है? तो हम लोग को पाइवोट को रेफरेंस पॉइंट लेना है, 0 लेना है, तो पाइवोट इज अवर रेफरेंस पॉइंट, टेकिंग पाइवोट एज रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो जहां पे बैलेंस करते हैं ना सपोर्ट, उसको पाइवोट बोलते हैं, तो पाइवोट को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है? बस अब टॉर्क की इक्वेशन होना चाहिए क्या, नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि दोनों टॉर्क बराबर होना चाहिए। अरे इधर का टॉर्क बराबर होना चाहिए, तो टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 होना चाहिए। तो पहला टॉर्क क्या है, इस बच्चे का टॉर्क क्या है? सुनो, बहुत ईजी है, बहुत ही बचकाना है, कोई भी डरेगा नहीं टॉर्क से, एकदम बचकाना है। फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, खत्म हो गया। तो फोर्स कितना है, 20g, अरे 20 इंटू जी लिखा है ना, और डिस्टेंस कितना है, 3। इस बच्चे का टॉर्क कितना है, तो इस बच्चे का जो टॉर्क है वो कितना है, तो इसका पहले मैं फोर्स बना देता हूं, ठीक है? तो इसका फोर्स बना दिया, और ये है कितना, 30 kg का है ना, सो 30 इंटू जी। तो इस बच्चे का जो टॉर्क है वो कितना आएगा, 30g इंटू एक्स। अब ये था 20g इंटू 3, और ये हो गया 30g इंटू एक्स। तो अब यहां से 3 और 30 कैंसिल होकर 10 बचेगा, 10 और 20 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर, दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी। अरे खूब सोपा होता रे बाबा। अबे ये फोर्स, ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये फोर्स और ये डिस्टेंस, हो गया काम। सो 20g इंटू 3 इज सेम एज 30g इंटू एक्स। अरे कितना इजी आपकी जिंदगी बना दी बाबा। तो अगर आपको बच्चा मेरी बातें समझ में आती हैं, आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिटेल में और कोर्सेज लाऊं, नीट जेडबल भी लेके आऊं और सीईटी भी डिटेल में और लेके आऊं, और डिटेल में, जितना तो डिटेल में पढ़ा ही रहा हूं और डिटेल में लेके आऊं,
तो प्लीज जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बच्चा, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन करेगा कि मैं रोज आके, वरना मुझे तो ये लगेगा ना कि आप लोग शायद सुनना नहीं चाहते मुझे, ठीक है। अगर कोई ऑडियंस ही नहीं होगी तो मुझे तो ये लगेगा ना कि भाई लोग शायद सुनना ही नहीं चाहते, मेरा लेक्चर अच्छा ही नहीं है। तो एनीवे चलिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज, आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया जुजुजुला, ठीक है। ओके ओके ओके, ये वही इससे वापस से केबल वाला आ गया, रस्सी वाला। तो ये सब चीजें होमवर्क मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है, एन बॉल से ईच ऑफ मास मूविंग द सेम वेलोसिटी इलास्टिकली नॉर्मली फोर्स ऑन द वॉल इज, तो इसको हटा देंगे। ये सेम कोलिजन वाले ही प्रॉब्लम्स हैं, कोलिजन वाले बहुत प्रॉब्लम है यार, कोलिजन वाले बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सब सेम 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 क्यों दिख रहा है। चलो एक थोड़ा सा अलग है, वो ये वाला है स्प्रिंग वाला। तो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो कंप्रेस किया गया x सेंटीमीटर, और उससे एक मेटल बॉल पुश किया गया जिसका मास है m। तो विद व्हाट वेलोसिटी मेटल बॉल विल मूव। 2021 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाक से। सो लिसन, बहुत ही मजेदार चीज है ये। तो यहां पर मेरे पास एक दीवार, इस दीवार पे मान लो एक स्प्रिंग बंधी हुई है और अब ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, स्प्रिंग जो है रिलैक्स्ड पोजीशन में। अब यहां पर मान लो कि मैं इसे दबा देता हूं, इसे कंप्रेस कर देता हूं x डिस्टेंस से। तो अब मैंने इसे क्या किया, ये रिलैक्स थी, तो मैंने इसे दबा दिया, एकदम दबा दिया, इसको ऐसे एकदम मोड़ दिया। अब मोड़ दिया, इसके सामने रख दिया गेंद, इसका मास है m। जैसे ही इसे मैं छोड़ूंगा, अरे भैया इसे मैं पकड़ा हुआ हूं, इसे दबा दिया ना मैंने, तो इसको मैं पकड़ के रखा हूं भाई, तो ये मेरा हाथ है, इसको रुका के रखा हूं। जैसे ही मेरा हाथ मैं यहां से हटाऊंगा, बच्चा धाड़ करके बॉल को मारेगा, तो बॉल कितनी स्पीड से आगे जाएगा ये सवाल है। तो बॉल की स्पीड क्या होगी ये सवाल है। तो सुनो, जब स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे के स्प्रिंग की ताकत है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो हाफ के स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, ये एनर्जी स्टोर हो गई, अब यही एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई और ये बंदा चलने लगा, तो मतलब ये जो एनर्जी थी स्प्रिंग की, इलास्टिक एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। सो एज द एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is transferred to ball, hence हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर ही हाफ mv स्क्वायर में बदल गया। सो यहां से हाफ ऑफ कैंसल हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और वेलोसिटी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, है ना, mv स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर आया ना, तो v स्क्वायर हो जाएगा k बाई एम एक्स स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम एक्स आ जाएगा, समझ गए। सो x बाहर रहेगा, k बाई एम का रूट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इतनी स्पीड हो जाएगी, दैट्स इट। हाँ क्या ना, देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। सो बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सारे के सारे सवाल हम लोग इतने नहीं कर सकते, बहुत टाइम हो गया है। तो मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते यार, इतना इतना सब, कितना बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग ने समझ लिया। तो यहाँ पे इस चैप्टर को भी स्टॉप लगाते हैं, लॉज ऑफ मोशन। एंड अगला चैप्टर हम लोग जो भी लेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम पे, और वो प्रीमियर करके आपको दिखाई देगा। तो मैं डाल देता हूँ सुबह से कि भाई शाम को कौन सा आने वाला है, ठीक है, वीडियो। तो आप लोग ज़रा उस पर ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले प्रीमियर का कि कब प्रीमियर हो रहा है लेक्चर। तो आप लोग उसको फटाक से देख लें, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखो, फॉर्मूला जितना बताया उतना रीड कर लो। सीईटी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, गारंटीड अच्छा मार्क्स आएगा। तो सीईटी 200 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग सीईटी में नहीं होती, तो हर एक को सीईटी देना चाहिए। चलिए, तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो शुभ रात्रि, सायोनारा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।